मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले जो दूसरी खबरें हैं, आइए उन पर एक थोड़ी सी निगाह डाल लेते हैं। कल के दूरदर्शन न्यूज़ में आपने सुना होगा, और रेडियो न्यूज़ में तो यह है ही कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता लेने जा रहा है। G20 का अध्यक्ष भारत हो जाएगा। ये अवधि 1 वर्ष की लगभग होती है और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और खासकर तब तो ये गर्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम अपनी स्वतंत्रता के 75वें दिवस में हैं। न्यूज़ ये है कि बाकायदे भारत ने इसके लिए अब अपना लोगो जारी कर दिया है, चित्र जारी कर दिया है, लोगो, और ये बड़ा खूबसूरत लोगो है। थीम भी बता दिया है कि हमारा थीम क्या होगा। जो लोगो है उसमें पूरा का पूरा विश्व दिखाया गया है और उस विश्व के बीच में आप कह लीजिए कमल खिल रहा है, खिलता हुआ कमल। और प्रधानमंत्री जी ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि ये जो खिलता हुआ कमल है यह विश्व के लिए आशा की किरण जैसा है। आप देखिए कि पूरे विश्व में भी कितनी आपाधापी मची हुई है। कोरोना महामारी, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध, बढ़ती हुई महंगाई, ऊर्जा का संकट, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, त्रस्त है पूरी की पूरी दुनिया। तो ये जो कमल का फूल है एक तरह से विश्व को उम्मीद के दर्शन कराता है। और भारतीय संस्कृति में तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से जो ज्ञान है और जो संपन्नता है, यानी कि कमल पर ही विचरण करती हैं, कमल के फूल पर ही हैं। और आज की दुनिया को इन दोनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ज्ञान, इसे आप विवेक कह सकते हैं, और संपन्नता यानी कि समृद्धि। खासकर इसीलिए अभी पूरी की पूरी दुनिया को कमल के बीच में दिखाया गया है। यह हमारा लोगो है। थीम बड़ा प्यारा बताया गया है। जो इसका थीम रखा गया है दोस्तों, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और न्यूज़ में आपने देखा होगा कि उसकी व्याख्या करते हुए फिर बात कही गई थी कि किस तरह से भारत शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम का पक्षपाती रहा है, पक्ष लेता है, मतलब इसे जीता भी है। यहां मैं वसुधैव कुटुंबकम के बारे में एक दो बातें आपको बताना चाहूंगा कि यह जो श्लोक है ये बेसिकली महोपनिषद, उपनिषद है एक, उसका पूरा नाम है महोपनिषद। महोपनिषद का वाक्य है या श्लोक है कह लीजिए। और अगर आप रेफरेंस नोट करना चाहें, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, रेफरेंस भी अगर मालूम रहेगा तो बेहतर होगा, वो है अध्याय 6 का जो मंत्र है 71वां मंत्र, अध्याय 6 का 71वां मंत्र। आप चाहें तो श्लोक भी कह सकते हैं। ये जो पूरा श्लोक है इसे भी आप जान लीजिए। यह है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ क्या है? अयम निजः परो वेति, यह मेरा है। अयम निज, यह मेरा है। यह पराया है, परो वेति, यह दूसरे की चीज है। यह मेरी चीज है, यह दूसरे की चीज है। यह मेरा देश है, वो दूसरे का देश है। यह मेरी भाषा है, वो दूसरे की भाषा है। यह मेरा हित है, वो दूसरे का हित है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम। जो इस तरह की गणना करते हैं जो लोग, वो संकीर्ण बुद्धि वाले होते हैं। उनकी जो चेतना है वो लघु होती है, उस नेरो माइंडेड लोग होते हैं। मतलब नेरो माइंडेड के लोग इस तरह की गणना करते हैं, इस तरह का विभाजन करते हैं कि नहीं ये मेरा है, ये पराया है। लेकिन जिनकी चेतना उदार होती है, वाइड होती है, सबलाइम जो चेतना वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो पूरी की पूरी जो दुनिया है, वसुधा, ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, ये कुटुंब के समान है, परिवार के समान होती है। तो यहाँ संकीर्ण नेरो माइंड और जो एक सबलाइम माइंड होता है उसका फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इस श्लोक को या मंत्र कह लीजिए आपको याद कर लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और नारा दिया था जो लगभग इसी के पैरेलल था। वो था वर्ल्ड, यानी कि एक दुनिया, और वन ग्रीड, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाई जाती है।
कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी पर एक ही सूर्य है और एक ही दुनिया है, वन ग्रिड। तो क्यों नहीं हम ऊर्जा की सप्लाई को इस तरीके से कर सकते हैं कि उसका सभी को फायदा मिले। मुझे लगता है कि उसी के पैरेलल जो थीम रखा गया है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। दोस्तों, G20 बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी बैठक अभी कुछ ही दिनों के बाद होने जा रही है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके महत्व को आप इसी से समझ सकते हैं कि जो पूरी की पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है 85% G20 देशों के पास में है, और जो दुनिया का कारोबार होता है, जो बिजनेस होता है, उसका 75% सिर्फ इन 20 देशों के बीच होता है। और पूरी दुनिया की जो 67% पॉपुलेशन है वो G20 कंट्रीज में रहती है। तो आप इस संगठन के महत्व को आंक सकते हैं, और ये भारत के लिए बहुत महत्व की बात है, या कह लीजिए कि पूरी दुनिया में जो भारत का वजन बढ़ रहा है उसका प्रमाण है कि 1 साल के लिए भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। और सच पूछे तो इसके जो अध्यक्षता होती हो बारी बारी से जो सदस्य देश है उनको दी भी जाती है। फ्रेंड्स, आज एक और तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इसे बहुत कम अखबारों में जगह मिली है। आप जानते हैं कि COP की जो बैठक है वो मिस्र के एक शहर शर्म अल शेख में शुरू हो गई है। इसमें एक जो खबर आई है वो ये है कि भारत अब मैंग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है MAC, मैंग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसकी सदस्यता स्वीकार कर ली है। भारत ने इसका सदस्य बन गया है। 4 अन्य देश जो इस अलायंस के सदस्य हैं वे हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका। भारत अब इसका 5वां देश हो गया है। देखिए, मैंग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैंग्रो 1 होते हैं। इसके बारे में ऑनलाइन में बहुत विस्तार के साथ लेक्चर प्रोवाइड किया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मैंग्रो हमारे यहाँ सुंदर वन है, वो ना मैंग्रो ट्रीज है वहाँ। तो दोस्तों, इनकी बहुत बड़ी विशेषता होती, चलिए वो तटीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, जीव जंतुओं के आश्रय स्थल होते हैं, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रोल है वो है कार्बन सिंक के रूप में भूमिका निभाना। कार्बन सिंक, ये कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जा रही है ना, जिस कार्बन भरा हुआ है इसमें। सिंक, उनको सोखने वाला, अवशोषण। तो ये जो कार्बन इतनी जो पैदा हो रही है पूरे के पूरे वातावरण में, अलग अलग तरीके से, प्रदूषण के माध्यम से, रेफ्रिजरेटर के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से, तो सवाल यह है कि अब इसका अवशोषण कैसे किया जाए। तो ये माना जाता है कि जो मैंग्रो 1 होते हैं वो दूसरों की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा अवशोषण करते हैं कार्बन का। यानी कि अगर हम मैंगो के 1 लगाएं और जो लगे हुए हैं उन्हें बचाएं तो कार्बन अवशोषण में बहुत मदद मिल सकती है। और भारत के लिए तो खासकर, जिसने एक अपना लक्ष्य किया है कि 2030 तक हम अतिरिक्त जंगल और पेड़ों के जरिए 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने की व्यवस्था करेंगे, यानी कि कार्बन सिंक तैयार करेंगे, उसके लिए तो फिर ये मैंग्रो 1 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, मैंग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट। दोस्तों, कल मैंने आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था आस्था और विकास के ऊपर। R जगन्नाथन का लेख था, बिजनेस स्टैंडर्ड में ये छपा था। प्लीज़ इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हों वो आप नोट कर लें, क्योंकि ऐसे राइटिंग में वह एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो प्लीज़ आप उसे देखें। आज बुधवार है, जनरली बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है और दूरदर्शन पर फिर कैबिनेट के जो फैसले होते हैं, वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट लेती है उसके बारे में खबर भी दी जाती है। रेडियो न्यूज़ में भी कवर होता है। अखबार वालों में थोड़ी सी इसके प्रति सतर्कता कम देखने को मिली है, बशर्ते कि कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर न हो। तो आप ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट ने क्या निर्णय लिए हैं। आपको अपने जनरल स्टडीज़ को अपडेट करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। इनफैक्ट सच पूछे तो मेरे पास मुख्य विषय के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, और क्या यह बात भी सही नहीं है कि मुख्य विषय पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। कल के अखबारों में बहुत डिटेल्स में इसके बारे में लिखा गया है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा चुका है।
एडिटोरियल कमेंट्स भी बहुत सारे आ चुके हैं, एडिटोरियल आर्टिकल भी आएंगे। 10% का जो आरक्षण दिया गया था संविधान के 103वें संशोधन के जरिए सन 2019 में, उसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो बेंच थी उसने 3-2 के बहुमत से EWS आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया है, यानी कि यह आरक्षण जारी रहेगा। अब आप देखिए कि 5 जजेस की बेंच है, 3 इसे सही ठहरा रहे हैं और 2 इसे गलत ठहरा रहे हैं। आपको ध्यान होगा हिजाब के मामले में भी 2 जजेस ने अपना फैसला दिया था, एक हिजाब के पक्ष में और एक उसके विरोध में। यहां भी कुछ वैसी स्थिति हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, किस किस आधार पर कुछ जजेज इसे सही ठहरा रहे हैं, कुछ इसे गलत ठहरा रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और क्या होना चाहिए, एडिटोरियल कमेंट्स में इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। आप केवल वह पॉइंट नोट कर लें कि क्या होना चाहिए, ये आरक्षण कब तक चलेगा, क्योंकि जो पक्ष में फैसला देने वाले जजेस हैं, जस्टिस, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये नहीं जाना चाहिए, इसे रैशनल बनाया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक EWS के आरक्षण की बात है वो ठीक है। तो फिर क्या किया जाना चाहिए, क्या उपाय हो सकता है, कैसे हम इस आरक्षण को ज़्यादा तार्किक बनाकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। वे लोग जो मुख्य धारा से हाशिए पर हैं, कैसे हम उन्हें मुख्य धारा में ला सकते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके आधार पर जो भी आर्टिकल्स, एडिटोरियल कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, प्लीज़ आप उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: नीलेश चौधरी रतलाम मध्य प्रदेश से, अभिषेक कुमार मुजफ्फरपुर से, और सपना थांगे करंदी महाराष्ट्र से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।